Hello friends and students, today we are going to start our chapter number 3 of class 8th history subject. Ruling the countryside. गांव में क्या चल रहा था हिस्ट्री में, ब्रिटिश हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो बात कर रहा है कि गांव में क्या कुछ चल रहा था। मतलब इस चैप्टर में हम लोग टैक्सेशन सिस्टम कैसा था गांव में। टैक्सेशन सिस्टम मतलब किस खेत के मालिक से कितना पैसा टैक्स के फॉर्म में वसूल किया जाता था, ये सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने लगान देखा हुआ है, लगान वर्ड बहुत सुना हुआ होगा, ये लगान के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट डेट मैंने लिखी हुई है 12th of August 1765। 12th of August 1765 इज अ हिस्टोरिकल डेट जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या हम बोलें कि ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लीफ का एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें रॉबर्ट क्लीफ को ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, या हम सीधे डायरेक्टली बोले ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस डे पे एक प्रोग्राम करके और बंगाल की नवाब बना दिया गया था। बंगाल की नवाबी दे दी गई थी 12th of August 1765 को। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, और उसके बाद 1765 में बंगाल के नवाब की डेथ हो गई, और 1765 में जब बंगाल की नवाबी ख़त्म हो गई, कोई नवाब नहीं रहा, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आ गई। तो ये स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती आ रही है। तो 1765 में जब बंगाल की दीवानी या बंगाल की नवाबी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, मतलब बंगाल एरिया में टैक्स कलेक्शन के जो किसान हैं उनसे टैक्स कलेक्शन के राइट्स अब किसके पास आ चुके थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ड्रामेटिकली अगर हम बात करें 1765 से लेकर 1770 के बीच तक, तो ये 1765 से लेकर 1770 के बीच तक अगर हम बात करें तो इन 5 सालों में ही कंपनी की रेवेन्यू जो थी वो डबल हो चुकी थी। मतलब बंगाल के नवाब जो थे, एक्स नवाब जो थे बंगाल के, वो जितना रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट करते थे उससे डबल अब कंपनी कर रही थी विद इन 5 ईयर्स। तो आगे हम बात करते हैं इसी में। ये गलती से मैंने 1864 नहीं, 65 नहीं लिखा है, ये इंटेंशनली लिखा है। 100 साल के अंदर ये 1765 तो मिल गया 1865 में। अभी तक क्या होता था? 1865 तक बंगाल के जितने भी ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, या हम दूसरी प्रेसिडेंसीज की भी बात कर लें, 3 प्रेसिडेंसीज मेन थी, 3 प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहली बंगाल या कलकत्ता हम जिसको बोलें, दूसरी मद्रास, और तीसरी बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। इसको सिंपल वर्ड में हम लोग ये समझ सकते हैं कि उस समय 3 कैपिटल्स हुआ करती थी उनके हिसाब से। तो 1865 के पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो सैलरी मिलती थी उसके लिए ब्रिटेन से गोल्ड या फिर सिल्वर बुलवाया जाता था, और गोल्ड और सिल्वर को जो आता था उसके फॉर्म में उनको सैलरी मिलती थी। पर 1865 तक ये रेवेन्यू बढ़ के, हमने जैसे बात करी 1765 से लेकर 1770 तक ही डबल हो चुकी थी, और 1865 तक वो इतनी हो गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सभी ऑफिसर्स की सैलरी, बाकी सभी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, मतलब जो प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जो भी उनको लगते होंगे उस समय, व्हीकल से रिलेटेड या जो भी उनको खर्चे लगते थे ऑफिस मैनेजमेंट से, वो सभी चीज़ें, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी, और जितना वो गुड्स इंडिया से खरीदते थे वो सब सफिशिएंटली अवेलेबल होने लगा, पैसा टैक्स के फॉर्म में। तो उन्होंने 1865 से जो पैसा था गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से बुलवाना बंद कर दिया, और इंडिया के लोगों से ही वो टैक्स कलेक्ट कर रही थी।
उसी पैसे से ऑफिसर्स की सैलरी और दूसरे खर्चे चल रहे थे, प्लस उसी से वो किसानों से जब सामान खरीदना होता था तो उसी से वो खरीद लेते थे। ये 1865 तक आ चुका था। अब इसमें उन्होंने कैसे बढ़त करी, क्या क्या उन्होंने सिस्टम्स लगाए, ये हमको 3 पॉइंट में देखना है। 3 सिस्टम है। ये सिस्टम जो है ये टैक्सेशन सिस्टम है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई टाइप के गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, वैसे ही ये किसानों से टैक्स वसूल किए जाते थे। उसमें पहला सिस्टम है 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तीनों ही बहुत इजी हैं, बट थोड़ा सा समझना हमको अच्छे से पड़ेगा। तो पहला हम बात कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें टैक्स की अमाउंट जो थी वो परमानेंट थी। टैक्स की अमाउंट जो थी वो परमानेंट थी। अब कैसा होता था, हम उसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते थे। जैसे जो बंगाल का नवाब है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बंगाल के लिए वो कैसा करते थे, या हम नॉर्थ इंडिया के लिए बात कर लें, कैसा होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोज करिए उसके अंडर में 10 गांव आ रहे हैं, या हम 5 ही गांव ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 गांव, 1 2 3 4 और ये 5 गांव। इन 5 गांव से उसने एक अमाउंट फिक्स कर दी है। अब इस एक गांव में अगर हम बात करें, या ये विलेज हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ विलेज हो सकता है। इस गांव से अगर हम लोग बात करें कि 1 नंबर गांव जो है, उस गांव से जितना भी लोग खेती करेंगे हम परमानेंट एक ही अमाउंट लेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहना था, हमको मतलब नहीं है कि आपके यहाँ ज़्यादा फसल हुई है या कम फसल हुई है, हमारी अमाउंट फिक्स्ड है। अगर आपको ज़्यादा फसल होती है तो ऊपर का पूरा पैसा आपका प्रॉफिट, कम फसल होती है तो भी आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। इस सिस्टम के हिसाब से परमानेंट अमाउंट जो थी वो बंगाल के नवाब के पास जाती थी। तो इसमें हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा था ये समझते हैं। उनके पास एक परमानेंट अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट उनके पास पहुंचने लगी थी। उनको पता था कि इतनी अमाउंट तो हमको मिलना ही मिलना है परमानेंट सेटलमेंट में। बट क्या दिक्कतें हुई, अब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ये सिस्टम तो समझ लिया, पर ये सिस्टम क्यों हट गया? ये सिस्टम इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे 1770 में एक फेमाइन आया था बंगाल में। फेमाइन मतलब आपदा। जैसे हम लोग कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, वो भी एक आपदा है, वैश्विक आपदा है। तो 1770 में एक आपदा आई जिसमें हमने 1765 से 1770 के बात करी थी कि यहाँ पे लगभग डबल हो चुकी थी रेवेन्यू, पर 1770 में एक आपदा आई और उस फेमाइन के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। तो जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। जैसे हमने कोरोना वायरस में देखा कि कुछ डेथ के बाद में ही हमारी लाइफ कितनी अफेक्ट हो गई थी। तो वैसे ही हम बात करें कि इस समय तो 1 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी थी, तो लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई होगी। उस डिस्टर्बेंस के कारण रेवेन्यू बहुत कम हो चुकी थी और उसको सेटल्ड करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया था। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से पहले शुरुआत में तो नवाब जो थे उसके जितने भी मनसबदार वगैरह थे, मनसबदार मतलब जो ज़मींदार वगैरह हैं, जो गांव से टैक्स कलेक्ट करके और नवाब को देते थे, तो वो लोग जो थे उनको शुरुआत में तो लगा कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये प्रॉफिट वाला चीज़ है। हम लोग जो है वो गांव से ज़्यादा पैसे लेंगे, हमारे पास ये तो फिक्स्ड है ना कि कितना देना है। हम लोग इनकम अगर अपनी बढ़ा लें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये सभी ज़मींदारों ने सोचा, पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा कि चूँकि परमानेंट अमाउंट ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए है, तो ये जो ज़मींदार रहेंगे वो अपने लैंड को इम्प्रूव करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उनकी इनकम बढ़े। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी फ़ायदा रहेगा कि उसको एक परमानेंट अमाउंट मिल जाएगी, ज़मींदार का भी फ़ायदा रहेगा कि उसको भी एक, जितना ज़्यादा वो कल्टीवेशन करवाएगा, जितना ज़्यादा लैंड को डेवलप करवाएगा, उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा।
बट प्रॉब्लम अराइज वहाँ हुई जब जमींदारों ने लैंड को डेवलप ही नहीं करवाया, क्योंकि उनको कई जो जमींदार थे उनको लॉस हुआ परमानेंट सेटलमेंट से शुरुआत में ही, और उस लॉस के कारण या फिर उनका लालच ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने सोचा कि हमको इम्प्रूव करवाने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने लैंड को इम्प्रूव ही नहीं करवाया और लैंड को इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लैंड का डिग्रेडेशन होता रहा, धीरे धीरे फसल जो थी वो कम होती गई। उस चक्कर में परमानेंट सेटलमेंट में परमानेंट अमाउंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचना बंद हो गई और पूरा बर्डन आ गया पीजेंट्स पे, किसानों पे। और किसानों के द्वारा जब ज़मीन का टैक्स नहीं दिया जा रहा था तो उनकी ज़मीनों को जब्त किया जाने लगा और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम तो समझ में आ गया कि ये अब चलने वाला नहीं है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो खत्म हो चुका था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था, अब चूँकि ज़मींदार भी लैंड को इम्प्रूव करवाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, किसान भी जो थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, उनका विरोध चल रहा था, उसके कारण परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये दो मेन रीज़न थे जिसके कारण बंद हो गए। फिर हॉल्ट मैकिन्स ने पहली बार 1822 में महलवारी सिस्टम लेके आए। अब महलवारी सिस्टम क्या था? महलवारी सिस्टम एक हम बात करें तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है उस इलाके में ये सिस्टम इम्प्रूव किया गया था या इम्प्लीमेंट किया गया था। इस सिस्टम के हिसाब से जो 1820 में हॉल्ट मैकिन्स ने लगाया, उनका ये कहना था कि महल, हम पहले महल वर्ड को समझ लेते हैं। महल वर्ड क्या होता है? महल मीन्स जैसे अब हम लोग बोलते हैं आज के डेट में ग्राम पंचायत, उस समय महल की बात कर रहे हैं, मतलब विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, यही ग्राम पंचायत के लिए भी डेफिनेशन होती है। तो महलवाड़ी, तो महल का मतलब था विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज। तो महलवाड़ी सिस्टम में जो विलेज होते थे या ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, उनसे उनके सर्वे करवाए गए। सर्वे कैसे करवाए गए? कलेक्टर जो था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर को एक ये जिम्मेदारी दी गई कि आप हर महल में जाकर, मतलब हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, वो जो भी है, उसमें जाकर आप वहाँ का सर्वे करें कि वहाँ में सॉइल कैसी है, सॉइल में फर्टिलिटी कैसी है, वहाँ क्या चीज़ उगाई जा रही है, उस कितनी वो प्रोडक्शन हो रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ उस एरिया में, उस महल में या उस गांव में। ये सब चीज़ों के सर्वे करने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई और उन्होंने उसी हिसाब से जैसी सुविधाएं, जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी, जो प्रोडक्शन हो रहा था, उस हिसाब से उन्होंने महलवारी सिस्टम में टैक्सेशन करना स्टार्ट किया। मतलब किसान की अगर इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स, इनकम कम है तो कम टैक्स, ऐसा उन्होंने महलवारी सिस्टम में स्टार्ट करवाया। ना अब यहाँ पे परमानेंट नहीं था। यहाँ पे जैसे हम परमानेंट सेटलमेंट में बात करें कि परमानेंट सेटलमेंट में एक अमाउंट फिक्स्ड हो गई थी, वैसा यहाँ पे फिक्स्ड नहीं था। अगर किसी एरिया में या किसी पर्टिकुलर सीजन में अगर किसी ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है या वहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है किसी कारण से, तो फिर टैक्स भी कम देना होता था। तो ये परमानेंट नहीं था, इसके कारण ये थोड़े बहुत दिन चला भी। ये नॉर्थ इंडिया में ही चला। इसका सब्स्टिट्यूट निकाला गया साउथ इंडिया के लिए मुनरो एंड रीड के द्वारा। मुनरो जो थे वो 1890 से लेके 1826 तक मद्रास प्रोविंस के, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे और उन्होंने, और रीड ने, ये है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने मिलकर एक सिस्टम डेवलप किया फॉर द, स्पेशली फॉर द साउथ इंडिया। उन्होंने साउथ इंडिया के लिए सिस्टम डेवलप किया था और इस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम लोग पहले असेसमेंट करेंगे। जैसा असेसमेंट इस समय हो रहा था सर्वे, वैसा ही सर्वे यहाँ पे भी होगा। जिस किसान की जितनी इनकम रहेगी उस हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये था महलवारी सिस्टम और मुनरो सिस्टम। इसको मुनरो सिस्टम भी बोला जाता है, मुनरो एंड रीड सिस्टम भी बोला जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? अब इसमें
ऐसा नहीं था कि सब कुछ सही चल रहा था। सही इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि जो जमींदार थे वो जमींदार हाई रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे फ्रॉम द पीजेंट्स। वो लोग ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करवा रहे थे और उतने पीजेंट्स देने को तैयार नहीं थे। उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ही नहीं थी, उतना इनकम ही नहीं थी कि वो उतना टैक्स दे सकें। तो उसके कारण ये सिस्टम भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए। अब हमने देखा कि कौन कौन से टैक्सेशन सिस्टम्स इंडिया में लगाए गए थे। अब यूरोप में क्या हो रहा था इसी समय में वो हम बात करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि अब यूरोप में इंडिया से बहुत सारी प्रोड्यूस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे हम बात करें बंगाल से जूट, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, तो यूनाइटेड प्रोविंस से शुगर केन, पंजाब और उसके आसपास इलाकों से वीट, महाराष्ट्र वगैरह से कॉटन, और आगे हम बात करें तो राइस मद्रास से और असम से टी। इन सब की डिमांड जो थी वो यूरोपियन मार्केट में बढ़ती जा रही थी। तो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, उन सबको बोला गया कि आप ये सब चीज़ें उगाइए और हमको बेचिए। बट इसके साथ ही एक और चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही थी, वो थी इंडिगो की। इंडिगो मतलब नीला कलर, कपड़ों पे करने के लिए एक ब्राइट ब्लू कलर, जो कि उस समय हम बात करें कि किसी भी देश के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो इसकी डिमांड जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब इसी में हमको एक पॉइंट दिया हुआ है कलमकारी सिस्टम और मोरिस कॉटन प्रिंट का। कलमकारी सिस्टम जो है एक बहुत फेमस डिज़ाइन है, उसमें फ्लावर्स की डिज़ाइन करी जाती है और ये आंध्र प्रदेश तरफ किया जाता है कलमकारी सिस्टम। उसी में हम देखें मॉरिस, जो कि विलियम मॉरिस ने, जो एक पोएट थे, उन्होंने डेवलप किया था और वो भी एक फ्लोरल ही था। बाकी वो इंडिगो की एक दूसरी वैरायटी वुड, जो कि यूरोपियन कंट्री जैसे हम बात करें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इस तरफ उगता था, उससे है वो तो एक वायलेट कलर वो देता था। तो हम इंडिगो के बारे में बात करते हैं। अब इंडिगो जो थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक ब्राइट, एक बहुत अच्छा रिच ब्लू कलर, वो डिमांड जो थी वो ना ही केवल रिच पीपल्स में बल्कि पुअर पीपल्स में भी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और इसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढा जा रहा था। सब्स्टिट्यूट को ढूंढते हुए और ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ ने, और फ्रांस वगैरह ने, वो भी यूरोपियन कंट्री है, और अमेरिका ने, इन सब ने इंडिगो उगाने की कोशिश करी। पर हमारे यहाँ हमने जैसे जियोग्राफी में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो बंगाल वाला इलाका आता था वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, और या हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। हमारे यहाँ जितना भी उत्तर प्रदेश वगैरह वाला इलाका जो आता है वो सब ट्रॉपिकल जोन में कवर हो जाता है 30 डिग्री से नीचे। पर यूरोप की हम बात करें तो वो टेम्परेट जोन में है। तो हम लोगों ने सॉइल चैप्टर में पढ़ा हुआ है जियोग्राफी में कि सॉइल पे भी इफेक्ट पड़ता है ट्रॉपिकल या टेम्परेट इलाके का, या हम बोलते हैं एल्टीट्यूड का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सॉइल की फर्टिलिटी में, चेंजेस हो जाती है सॉइल की फर्टिलिटी। तो वो सॉइल की फर्टिलिटी जो चेंज हुई उसने क्वालिटी को भी इफेक्ट किया इंडिगो की। वहाँ पे जब इंडिगो उगाई जा रही थी उसका नाम रखा गया था वुड, WOAD, वुड। अब ये जो वुड थी ये प्रॉपर इंडिगो जैसा कलर नहीं दे पा रही थी, ये एक लाइट ब्लू और एक बोल सकते हैं फेडेड ब्लू कलर दे रही थी, जो कि वॉयलेट कलर जैसा दिखता था। तो ये ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था वहाँ पे। अब ये लोग ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे और इंडिगो, जो इंडियन इंडिगो थी, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो कुछ मैन्युफैक्चरर जो थे या कुछ प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने डिमांड करी कि इंडियन इंडिगो को बैन कर दिया जाए। कुछ समय के लिए बैन लगाया भी गया, पर जो रिचनेस
कलर की रिचनेस जो इंडिगो में थी, इंडियन इंडिगो में, वो वोट से नहीं मिल पाई और वो वोट से नहीं मिल पाने के कारण इंडियन इंडिगो को वापस से प्रोडक्शन करवाया जाने लगा। हम बात कर रहे हैं बिटवीन द 1783 से लेकर 1789 तक, 1783 से लेकर 1789 तक, इस समय पे मतलब आपको जो सिस्टम थे हमारे वो खत्म हो चुके थे, हम उसके बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो वर्ल्ड में इंडिगो की डिमांड हाफ तक हो चुकी थी, मतलब जितनी डिमांड थी उससे हाफ पे पहुँच गई थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में इंडिगो पे बैन लगा दिया गया था। अब इंडिगो पे बैन लगा दिया गया, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करा, वेनेजुएला, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ सब उन्होंने स्टार्ट कर लिया कि वुड नाम का जो प्लांट है उसको उगाए और उससे कपड़ों को डाई की जाए, उससे कलर किया जाए ब्लू कलर, पर वो कलर नहीं आ रहा था। हमने बात करी कि वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन उसका मेन रीज़न था। अब जब ऐसा नहीं हो रहा था तो 1788 में ब्रिटिशर्स वापस इंडिया की तरफ मूव हुए और वापस इंडिगो को प्लांटेशन करने की उन्होंने डिमांड करी। और एनसीईआरटी पेज नंबर 32 के मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूँ। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड into Britain was from India. By 1810 the production had gone up to the 95%. 1788 से अगर हम 1810 तक की बात करें, कुछ 20 साल के दौरान, 20-25 साल के दौरान अगर हम बात करें, तो जहां केवल 30% ही इंडिगो जो ब्रिटेन को ज़रूरत होती थी उसका केवल 30% इंडिया से जाता था, वो अब 90% जाने लगा उसकी रिचनेस ऑफ कलर के कारण। तो इंडियन इंडिगो की यूरोप में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई 1810 तक। अगर हम 1810 तक बात करें तो ये डिमांड 90% तक हो चुकी थी। अब जैसे ही ये डिमांड बहुत बढ़ी तो स्कॉटलैंड और ब्रिटिश के बहुत सारे बिजनेसमैन जो थे, जो वहाँ के प्लांटर्स थे, उन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था कि इंडिया में जब इंडिगो उगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे देता है और बहुत महंगा बिकता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उन्होंने वहाँ के लैंड अपने बेच कर और इंडिया शिफ्ट हुए इस लालच में कि यहाँ पे इंडिया में खेती करेंगे। तो इंडिया में उन्होंने खेती करना स्टार्ट करी और इंडिया में 2 सिस्टम खेती के उन्होंने एडॉप्ट करे। पहला था निज सिस्टम और दूसरा था रियोती सिस्टम। ये 2 सिस्टम उन्होंने एडॉप्ट किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद करना होता है निज सिस्टम और रियोती सिस्टम। निज सिस्टम में हम बात करते हैं, निज मतलब खुद का। तो निज सिस्टम में जो प्लांटर्स खेती करते थे तो या तो उनकी खुद की ज़मीन होती थी, खुद की ऑन ज़मीन होती थी निज सिस्टम में, या तो उनकी खुद की ऑन ज़मीन होती थी परचेस करी हुई, या फिर वो ज़मीन किराए पे लेकर रेंटेड होती थी और वो किराए पर लेकर और कुछ मजदूर रख के और फिर खेती करवाते थे। ये हो गया निज सिस्टम। या तो ज़मीन खुद की थी उनकी, या फिर उन्होंने लीज पर ले ली थी, रेंट पर ले ली थी और उस रेंटेड ज़मीन को मजदूर लगा के और खेती करवा रहे थे। जबकि इसके अपोजिट में हम बात करें रियोती सिस्टम, तो रियोती सिस्टम, इसमें अगर हम बात करें रियोती, रियोट का मतलब होता है किसान, रियोट का मतलब होता है पीजेंट या किसान। तो किसान के थ्रू उन्होंने खेती करवाना स्टार्ट करा। मतलब इस सिस्टम में उन्होंने क्या कहा कि जो ज़मीन किसान के पास थी उसको कहा कि आप ही खेती करो, आप ही इंडिगो उगाओ, हम आपको लोन देंगे बीज खरीदने के लिए, हम प्लांटेशंस करने के लिए लोन देंगे, हम आपको जो फर्टिलाइजर वगैरह, आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी चाहिए उसके लिए लोन देंगे, और जब फसल मेहनत आपकी रहेगी पैसा हमारा रहेगा। तो जब इंडिगो का कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाए,
जब हार्वेस्टिंग हो तो आप वो इंडिगो हम ही को बेचोगे। इस शर्त पे उन्होंने रियॉयती सिस्टम करवाना स्टार्ट करवाया। अब निज सिस्टम में तो अप्रॉक्सीमेट 25% लैंड जो था इंडिगो का कल्टीवेशन, वो 25% लैंड जो था वो निज कल्टीवेशन के अंडर में प्रोडक्शन हो रहा था इंडिगो का, और रियॉयती सिस्टम था 75% बंगाल में। मतलब 75% लैंड जिसके ऊपर इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा था वो रियॉयती सिस्टम के अंडर में चल रही थी, और केवल 25% निज कल्टीवेशन, मतलब या तो उन्होंने खरीदी हुई थी या फिर उन्होंने किराए पे लेके और वो चला रहे थे। अब उन्होंने एक नया सिस्टम लेके आए इंडिगो सिस्टम में। उन्होंने ये जो लैंड के लिए मेनली तो रियॉयती सिस्टम पे चल रहा था, तो रियॉयती सिस्टम में उन्होंने ये बात कहा कि हम किसान को कुछ पैसा देते हैं लोन के तरह से, और वो लोन का पैसा जो रहेगा वो तब कट जाएगा, तब वो सेटल हो जाएगा जब वो हमको ज़मीन मतलब जो इंडिगो है वो बेचेगा। तो ये सिस्टम शुरुआत में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करवाया किसानों और वो प्लांटर्स के बीच में। तो कंट्री मैन जो थे, मतलब जो हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सरपंच, गांव का हेड जो होता है, उसको उन्होंने अपॉइंट किया कि उसके ऊपर प्रेशराइज किया कि आप किसानों से ये कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, ये साइन करवाओ। तो शुरुआत में प्रेशराइज में उन्होंने साइन करवा लिया, बट अब एक नेवर एंडिंग साइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। जो किसानों को लोन मिला था उस लोन का अब दिक्कत ये होती थी कि जब किसान बेचने जाते थे तो बेचने के लिए उन्हीं प्लांटर्स को बेचना होता था, बाहर वाले को, किसी व्यक्ति को नहीं बेच सकते थे। और वो प्लांटर्स जो है बहुत ही सस्ते दामों पे उस इंडिगो को परचेस करते थे, और बहुत ज़्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट होता था। ये इंटरेस्ट रेट कई बार 25% तक चला जाता था। तो उस कारण से जो किसान थे उनकी ज़मीनें जो थी उसके ऊपर प्लांटर्स वगैरह या कंट्रीमैन जो थे वो कब्जा करने लगे, और किसानों में विरोध बढ़ने लगा। जब ये किसानों में विरोध बढ़ा तो उन्होंने शुरुआत में तो उनको लगा कि जो कंट्रीमैन है, जो सरपंच है, जो ज़मींदार है, वो उनका साथ देंगे, बट जब ऐसा नहीं होता हुआ दिखा तो वो लोग रिबेल करने पे आ गए। रिबेल मतलब आंदोलन करने के लिए स्टार्ट हो गए वो। अब जब उन्होंने रिबेल करने की स्टार्टिंग करी, तो रिबेल करने की जब उनकी स्टार्टिंग हुई तो 1859 के लगभग, 1859, हम लोग 1857 में बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, म्यूटिनी रिवॉल्ट हुआ था, जिसको हम लोग आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोलते हैं, इंडियन हिस्टोरियंस और ब्रिटिश हिस्टोरियंस उसको रिबेल बोलते हैं। तो उसी के 2 साल बाद किसानों के साथ ये प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई, और अब ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि अब किसानों का आंदोलन हो, क्योंकि 1857 में उनको समझ में आ चुका था कि अगर ये रिवॉल्ट और ज़्यादा बढ़ेगा तो हमको यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने इसको शांत करने के लिए एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर क्या पास किया? एशले ईडन नाम के एक मजिस्ट्रेट थे, एशले ईडन ने एक ऑर्डर पास किया कि कोई भी ब्रिटिशर प्लांटर जो है वो किसी भी रियॉट को, मतलब किसान को जबरदस्ती खेती करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। और जब ये ऑर्डर पास हुआ और ये बात एलिजाबेथ तक गई, मतलब क्वीन, ब्रिटेन की क्वीन तक गई, तो उन्होंने भी प्लांटर्स के इस तरह के रियॉटी सिस्टम पे चलने पर बैन लगा दिया, और ये सिस्टम चलना बंद हो गया। इसी में हम बात करें, कुछ और पॉइंट हमारे जो रहे हैं इसमें, निज कल्टीवेशन का 25% ही क्यों था और रियॉटी का 75% क्यों था? निज कल्टीवेशन का 25% इसलिए था क्योंकि उनको अगर वो ज़मीन खरीदने जाते थे या फिर रेंटेड पे लेने जाते थे तो उनको एक जगह सलंग ज़मीन नहीं मिलती थी, बहुत बड़ा एरिया उनको रेंटेड पे या फिर खरीदने में नहीं मिलता था। किसान जो थे उनको कोई सा हो सकता है कि उनको एक खेत मिला और फिर 10-15 खेत छोड़ के और फिर उनको दूसरा खेत मिलता था, तो उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी। स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई थी। बिखरी होने के कारण उनको कई तरीके के इक्विपमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लगते थे। जैसे हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं,
एक बीघा ज़मीन मतलब 1 एकड़ का 1/3 पोर्शन, मतलब 1 एकड़ में 3 बीघा के लगभग ज़मीन होती है। और 1 बीघा में उनको 2 प्लॉट्स लगते थे, 2 हल लगते थे। तो ये 2 प्लॉट अगर उनको 1 बीघा पे लग रहे थे, तो अगर किसी के पास 1000 बीघा ज़मीन थी तो उसको 2000 प्लॉट्स लगेंगे। और वो केवल और केवल कब काम आएंगे? सीज़न में केवल 1 दिन, जब इंडिगो का कल्टीवेशन होगा। बाकी पूरे साल भर वो प्लॉट जो उन्होंने लोन पे खरीदे हों या जो भी खरीदे हों प्लांटर्स ने, वो वैसे ही वेस्टेज में रहते थे। और चूंकि उनके पास एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए लेबर भी मूवमेंट प्रॉब्लमेटिक थी। जो लेबर थी वो भी राइस के कल्टीवेशन में लग जाती थी, अपने आसपास ही काम देखती थी, वो दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होके जाना पसंद नहीं करती थी। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि उस स्कैटर्ड लैंड पे वो लोग ज़मीन को कल्टीवेशन करवाएं, इसलिए वो लोग रियॉर्टी लैंड पे आ गए थे। दूसरा हम बात करें इसी उसमें इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जो 1857 में, अब ये जो रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ 1859 में, तो 1859 के इस रिवॉल्ट को ब्लू रिबेलन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू रिबेलन चूंकि इंडिगो ब्लू था इसलिए कहा गया। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत में हमने देखा कि कैसे लोन साइकिल में किसानों को फंसा लिया जाता था और उसके बाद उनकी कई जो पुश्तें होती थी वो इसी लोन साइकिल में चलती रहती। ये नेवर एंडिंग साइकिल हो चुकी थी, अब कभी भी समाप्त नहीं हो रही थी ये। तो उसके कारण इन लोगों ने जो लठियाल्स होते थे, लठियाल्स मतलब जो उनको काम करवाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए फोर्स करते थे, उनको इन्होंने, और जो टैक्स कलेक्शन के लिए आते थे उन सभी को इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया और लठियाल्स को मार के और भगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने टैक्स नहीं देंगे ये स्लोगन्स वगैरह भी उन्होंने रेस्ट किए। और रियॉट्स जो किसान थे उन्होंने कई टाइप के मूवमेंट्स भी करे। अब जो एशले एडन जो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि किसी भी प्लांटर के द्वारा रियॉट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इंडिगो का कल्टीवेशन करे, उनका ये ऑर्डर जो निकला, उस ऑर्डर को ब्रिटिशर्स ने अपने अगेंस्ट में माना और रियॉट्स ने अपने फेवर में माना। तो रियॉट्स को लगा कि ये तो हमारे फेवर में है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने इसी आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाया। तो जब ये आंदोलन बढ़ता गया तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी, जो वहाँ की क्वीन थी, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया ने उस चीज़ को समझा, क्योंकि 57 में ही 2 साल पहले ही बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था और उसके कारण बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना पड़े थे। तो उस चीज़ को उन्होंने समझते हुए इस कल्टीवेशन पे, रियॉटी कल्टीवेशन पर उन्होंने बैन लगा दिया। फिर हम बात करें इस रिवॉल्ट के बाद में इंडिगो का प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बंद हो गया, बिल्कुल बैन कर दिया गया बंगाल में। पर ये लोग शिफ्ट हो गए बिहार, चंपारण, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे चंपारण मूवमेंट के बारे में भी। अब ये इतना रिवॉल्ट क्यों हुआ, तो इसकी कुछ चीज़ें थी जो हम लोग कल्टीवेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इंडिगो कल्टीवेशन मेनली फर्टाइल लैंड पे ही होता था। जिस जमीन पे पहले किसान चावल की खेती करते थे वो फर्टाइल लैंड पे अब उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो लोग इंडिगो की खेती करें। इंडिगो कल्टीवेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो की जो रूट्स होती थी, इंडिगो प्लांट की जो रूट्स होती थी वो लगभग 12 to 15 इंचेस तक पेनिट्रेट करती थी ज़मीन में, और जब वापस से उसकी प्लगिंग करी जाती थी तो वो रूट जो थी वो उसी के अंदर रह जाती थी, वो वापस बाहर नहीं निकल पाती थी। या तो आपको बहुत डीप कल्टीवेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप प्लॉगिंग करना पड़ेगी, तो ही वो जाके निकलता था। और वो जिस फर्टाइल लैंड पे इंडिगो उगाई जाती थी वो फर्टाइल लैंड भी खराब हो जाता था, वो अनफर्टाइल हो जाता था। इस कारण से रियॉट्स का मेनली रीज़न बना उनके लैंड के खराब क्वालिटी के कारण, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के कारण, कि उन्होंने यह आंदोलन किया।
तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें हम लोगों ने रूलिंग द कंट्री साइड मतलब ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश समय में गांव में क्या क्या चल रहा था ये हमने पढ़ा। होपफुली आपको क्लियर होगा। थैंक यू।